हेलो दोस्तों, स्टडी एज में आपका स्वागत है। हम 500 क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसमें इसी सीरीज में ये सेट 2 है, सेट नंबर 2, और इसमें हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन था? तो भारतीय पुरातत्व या आर्कियोलॉजी का जनक था अलेक्जेंडर कनिंघम। और जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति ने, और इसका नेतृत्व किया था जॉन मार्शल ने। और इसके अलावा जेम्स प्रिंसिप की बात करें तो जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जो है सफलता प्राप्त की थी। तो सबसे पहले जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था वो थे जेम्स प्रिंसिप। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। पहले हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। दूसरे हैं जॉन मार्शल, जो कि हड़प्पा की खुदाई से संबंधित हैं और उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। और फिर हैं जेम्स प्रिंसिप, इन्होंने 1837 में मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसमें आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी मुगल साम्राज्य के जो उस टाइम के सम्राट थे अकबर द्वितीय ने दी थी इनको उपाधि राजा की। ठीक है, इसके अलावा आपको ये सारे नाम भी याद रखने हैं। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इनको देश नायक कहा था पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी बोलते हैं, और इसकी उपाधि इनको दी थी महात्मा गांधी जी ने। वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले सरदार कहा था बारदोली की महिलाओं ने, और ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ठीक है, इनमें से सारे रिपीट होते रहते हैं, तो आपको सारे याद होने चाहिए, इसलिए मैंने एक साथ इसको लिख दिया है। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा था महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है? तो 1909 का अधिनियम संबंधित है सेपरेट इलेक्टोरेट से। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 1909 में मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक मताधिकार का जो है प्रावधान किया गया था, और इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1194 का जो युद्ध हुआ था चंदावर का, उसमें किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी जो है भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, 1175 में सबसे पहले युद्ध हुआ था भीम द्वितीय के साथ इसका, जिसमें कि भीम द्वितीय ने इसको पराजित किया था। इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और मोहम्मद गौरी जो है हार गया था। इसके बाद 1192 में फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ठीक है, इसमें जो पहले वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ये सब भी आपको याद रखना है। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, किसके साथ? जयचंद के साथ। जयचंद जो है कन्नौज का राजा था, तो उसको जो है पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। इसके बाद 1206 में जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के कौन से वंश ने, ठीक है, कौन से वंश ने कम समय तक शासन किया था? तो सबसे कम शासन किया था खिलजी वंश ने। आप इस चार्ट में देख सकते हैं, पहले गुलाम वंश आया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले था वो है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश ने शासन किया, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। इनमें से सबसे ज़्यादा शासन किया था तुगलक वंश ने। आप देख सकते हैं 1320 से 1413 तक, और सबसे कम शासन किया था खिलजी वंश ने सिर्फ 30 साल, और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने किया 93 साल। और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने की कुतुब मीनार बनवाई थी। दूसरा खिलजी वंश आया, उसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और फिर तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे, और फिर सैयद वंश इसके संस्थापक थे खिज्र खां, और लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। तो ये सारे वंश थे दिल्ली सल्तनत के। और फिर दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी, जिसको कि 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था।
ठीक है। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें कि इब्राहिम लोदी परास्त हुआ था और फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, जब लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय थे, उस समय पे कौन सी घटना हुई थी? ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से 88 तक वायसराय थे, तो इस बीच में कौन सी घटना हुई थी आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। ठीक है, और ये स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। और दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, A.O. ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। और आप देख सकते हैं 84 से 88 के बीच में ये समय आता है 1885, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। और भारत में जो फर्स्ट जनगणना हुई थी 1881 में। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। ठीक है, जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है अबुल कलाम आजाद, और इनकी उम्र उस समय सिर्फ थी 26 वर्ष, 26 साल के थे जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और ये 1923 में बने थे दिल्ली अधिवेशन के टाइम पर अध्यक्ष। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 1940 से 46 तक जो है ये अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आजाद। तो सबसे लंबे समय तक भी ये अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, और सबसे कम आयु में बनने वाले व्यक्ति भी यही हैं। और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में, और जो पहली मुस्लिम अध्यक्ष बनी थी उनका नाम है एनी बेसेंट। और जो पहले मुस्लिम व्यक्ति बने थे उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहली मुस्लिम महिला बनी थी एनी बेसेंट, और जो पहले मुस्लिम व्यक्ति बने थे उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, और कम उम्र वाले हैं अबुल कलाम आजाद। भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना प्रारंभ हुई थी 1881 में, 1881, राइट। इस समय जो है भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड रिपन के समय जनगणना प्रारंभ हुई, और सबसे पहले 1872 में हुई थी जनगणना। ठीक है, लेकिन वो वैज्ञानिक ढंग से नहीं हुई थी, ना नियमित रूप से। तो हमारा आंसर होगा 1881। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें भाग नहीं लिया था। तो सन 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, उसके साथ महादेव देसाई, प्यारेलाल अय्यर और मदन मोहन मालवीय, ये सारे इन्होंने भाग लिया था। और इसके अलावा एनी बेसेंट और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी, महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, B.R. अंबेडकर और एनी बेसेंट, इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। तो हमारा आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? तो आप मैप में देख सकते हैं अजरबैजान जो है कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। आप तो पहले ये देखिए कि कैस्पियन सी कहाँ पे है, ये है कैस्पियन सी, ये है इंडिया से आप वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पे है कैस्पियन सी। आप देख सकते हैं अजरबैजान की सीमा लगती है कैस्पियन सी से। अगला ऑप्शन है ईरान, तो ईरान की सीमा भी लग रही है कैस्पियन सी से, और कजाकिस्तान की सीमा भी लग रही है कैस्पियन सी से। तो ये है कजाकिस्तान, इसकी सीमा लग रही है कैस्पियन सी से, अजरबैजान और ईरान। और इराक की सीमा जो है कैस्पियन सी से नहीं लग रही, ये ईरान है, यहाँ से देखिए ये इतना, तो जो कि कैस्पियन सी से काफ़ी दूर है। तो हमारा आंसर क्या है? इराक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कयाल? कयाल क्या है? तो केरल में लेगून को कयाल बोलते हैं, लेगून ऑफ केरला। इसका आंसर है डी, लेगून ऑफ केरला। तो लेगून क्या होता है? आप चित्र में देख सकते हैं, ये पूरा महासागर है, समुद्र तट में थोड़ा सा हिस्सा जो है, जो तीन ओर से भूमि से घिरा हुआ हिस्सा और एक ओर से थोड़ा सा पानी से जो है अलग हो जाता है। ठीक है, यह इस भूमि के कारण जो है एक अलग सा झील जैसा दिखाई देने लगता है, इसको बोलते हैं लेगून। और ये एक समुद्र का भाग होता है जो कि भूमि से सेपरेट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कयाल, वो लेगून,
ठीक है, और लेगून को केरला में कयाल बोलते हैं। और देख सकते हैं आप तीन ओर से यहाँ पर भूमि से घिरा है और एक ओर से पानी जो है यहाँ का जो यहाँ पर संग्रह हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी भूमि की या मिट्टी या रेत की जो है दीवार खड़ी हो जाती है, तो ये बिल्कुल एक झील जैसा दिखाई देने लगता है, तो इसको बोलते हैं कयाल। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया गया है? तो कैनियन। कैनियन क्या है? कैनियन एक रिवर है और ये एक कनाडा में बहती है, कनाडा की एक नदी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये है ज्यूजन। तो ज्यूजन क्या है? एक विंड है, विंड का नाम है। देखो ये एक चट्टान था, पहले ये ऐसी नहीं थी, यहाँ पर पूरे में चट्टान थी, तो यहाँ पर जो है तेज हवा के कारण ये विंड है, ये ज्यूजन नाम है इसी का, विंड, ठीक है, ये हवा का नाम है विंड। तो यहाँ से तेज हवा चलती है तो धीरे धीरे जो है इसका क्षरण हो जाता है चट्टानों का। जो ठोस चट्टान होती है वो तो बच जाती है, लेकिन जो यहाँ की जो नरम चट्टान होती है या कमजोर चट्टान वो यहाँ से क्षरित होते होते ऐसा रूप बना लेती है, तो इसको हम बोलते हैं इंसेलबर्ग। ये जो आकृति है इसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग ग्लेशियर नहीं है, तो ये आंसर ये जो है मैच नहीं किया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसेलबर्ग। और जिस हवा के कारण हुआ है जो तेज, इसको बोलते हैं ज्यूजन। तो ज्यूजन विंड बिल्कुल सही है, कैनियन रिवर सही है, और मोरेन एक ग्लेशियर होता है, ठीक है। हिमनद, हिमनद बोलते हैं मतलब हिम की नदी, उसको बोलते हैं मोरेन, तो ये भी करेक्ट है। और इस आकृति को हम बोलते हैं इंसेलबर्ग। फिर है स्ट्रोम्बोली। क्या है स्ट्रोम्बोली? एक एक्टिव वॉल्केनो है, तो हमारा आंसर है एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो मतलब जागृत ज्वालामुखी, ठीक है, जिससे कि मैग्मा निकल रहा है, लगातार लावा निकल रहा है, और ये इटली में है, ये है इटली कंट्री, और यहाँ पर है स्ट्रोम्बोली, ठीक है। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ से लावा निकलता है और एक शंकु की तरह आकृति जो है बना लेता है। तो इसको जो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ, ठीक है, लाइट हाउस। अगला क्वेश्चन है वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो है कब लागू किया गया? ठीक है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। ये लागू किया गया था 1974 में, और विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आपको बताना है कि ये स्टेट के नाम दिए हैं और ये दिए हैं दर्रे या पासेस, तो कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में है? तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। जो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, सिक्किम। और रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। पालघाट है केरला में, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। लिपुलेख है उत्तराखंड में, रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा है सिक्किम में, और पालघाट है केरला में। टोडा ट्राइब, टोडा जनजाति इनमें से कौन सी हिल में रहती है? ठीक है, टोडा जनजाति का मूल निवास कहाँ पर है? तो जौनसार हिल्स, जौनसार हिल्स जो है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। और गारो हिल्स और जैंतिया हिल्स, गारो, जैंतिया और खासी, ये सब है मेघालय में, मेघालय, ठीक है। और नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तो आपको बताना है टोडा ट्राइब कहाँ पे रहती है? तो टोडा ट्राइब रहती है नीलगिरी हिल्स में। रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो ये है सऊदी अरब में, सऊदी अरब, सऊदी अरब जो है गल्फ कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है रियाद, और इसकी मुद्रा है रियाल, रियाल करेंसी चलती है सऊदी अरेबिया में, और इसकी कैपिटल है रियाद। अब आपको ओपीएम का साइंटिफिक नाम बताना। ओपीएम मतलब होता है अफीम, अफीम, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। क्वेश्चन नंबर 40, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं चेचक को। विश्व से चेचक का उन्मूलन कब किया गया? तो ये किया गया था 1980 में, और ये किया था WHO ने। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980 को घोषित किया। तो ये था सेट नंबर 2, जिसमें हमने 21 से लेकर 40 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू।